नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। जब मैं लखनऊ में तैनात था, उस समय मेरे संज्ञान में या मेरे जानकारी में या मेरे सामने या मेरे सुपरविजन में जो घटनाएं आई थीं, ये घटना भी उन्हीं में से एक है। वाकया है 24 मई 1999 का। मैं उस समय एसटीएफ में था, लेकिन हमारा दफ्तर यानी एसटीएफ का जो ऑफिस था वो महानगर में था, और यह घटना भी महानगर थाना क्षेत्र की ही है। रात का करीब वक्त था 2 बजे का, और वहां बड़ा मंगल का मेला शुरू हो चुका था। बड़ा मंगल के मेले के बारे में मैं आपको बता दूं कि ज्येष्ठ यानी मई जून ज्येष्ठ का जो पहला मंगल होता है उसे बड़ा मंगल कहते हैं, बुढ़वा मंगल भी कहते हैं, और उस दिन स्थानीय अवकाश होता है। अलीगंज में एक हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर कहते हैं। मंगल के दिन लोग वहां दर्शन करते हैं, उसके बाद काफी बड़ा सा मेला होता है, और उसके बाद 12 बजे के बाद ही प्रसाद के पंडाल, बड़े बड़े भंडारों के पंडाल खुल जाते हैं, जहां लोग प्रसाद ग्रहण करके और अपने घर को चले जाते हैं। इसका इतना विस्तृत रूप होता है कि बड़ा मंगल शुरू होने के पहले मंदिर की तरफ जाने वाली सभी सड़कों की पानी से धुलाई होती है। गर्मी का दिन होता है, उसको ठंडा किया जाता है, क्योंकि लोग वहां पर लेट कर आते हैं। आसपास के कई जिलों के, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बाराबंकी, एक एक परिवार में एक आदमी, जिनकी कहते हैं जिन्होंने कोई मानता मान रखी है, वो पेट के बल लेट जाते हैं, हाथ में एक कंकड़ रखते हैं, आगे हाथ को पूरा फैला के फुल स्ट्रेच में उसमें कंकड़ को उंगली से दबाते हैं, फिर उठ के खड़े होते हैं, फिर वो कंकड़ जहाँ रखा रहता है वहाँ पर पैर की एक उंगली रखते हैं, फिर कंकड़ को उठाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से वो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितनी जिसकी मान्यता होती है, इस तरह से पेट के बल चलते हुए वो पहुँचते हैं मंदिर में, जहाँ वो दर्शन करते हैं। उस दिन लखनऊ के सारे मंदिरों में सजावट होती है, और लखनऊ के हर चौराहे, हर कॉलोनी, हर मोड़ पर प्रसाद के पंडाल लगाए जाते हैं। ज्येष्ठ के हर मंगलवार को लखनऊ में करीब करीब 5,000 के आसपास ऐसे प्रसाद के पंडाल लगाए जाते हैं। बड़ा विचित्र सा लगता है, या बड़ा अजीब व गरीब ये मेला है, या वहाँ की मान्यता है। 5,000 से ज़्यादा ये प्रसाद के पंडाल लगाए जाते हैं, जहाँ पर ताज़ा बना हुआ प्रसाद लोगों को दिया जाता है। लोग लाइन लगाकर लेते हैं, और ये रात में 12 बजे से शुरू हो जाता है। जिस दिन जब से मंगल लगेगा, तब से ये प्रसाद का बंटना शुरू होगा। शुरुआत में 95 में जब मैं लखनऊ आया था, तब ये प्रसाद ज़्यादातर पूड़ी, ताज़ी पूड़ी बनाते हैं, और सब्जी, कद्दू की सब्जी और कुमड़े की सब्जी जिसे कहते हैं, कुमड़े की सब्जी और पूड़ी, ये बनाई जाती थी, और रात भर से बनाते थे। बहुत बड़ी मात्रा में लोग बनाते थे, जो प्रसाद बांटते हैं, जो पंडाल लगाते हैं। लेकिन इसका स्वरूप भी अब थोड़ा थोड़ा बदल गया है। पिछले 5 सालों में नए शहर में, जैसे गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर, महानगर, इन सब जगह इलाकों में अब जहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनीज, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स डेवलप हो गई हैं, वहाँ पर जब ये पंडाल लगते हैं, तो आजकल इनमें छोले भटूरे, खीर, पुलाव, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें भी मुफ्त में बांटी जाती हैं, श्रद्धालुओं को दी जाती हैं। और दिन भर क्या अमीर क्या गरीब, सब लोग लाइन में लगकर ये प्रसाद लेते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं, खड़े होते हैं, परिवार सहित बाहर निकलते हैं, लाइन में लग के ये प्रसाद लेते हैं। और साथ ही साथ
बहुत गरीब, गरीबों में गरीब, ये लोग भी अपने परिवार के साथ उसी लाइन में लग के प्रसाद लेते हैं। मैं भी जब से लखनऊ गया और जब लखनऊ में रहता हूँ और ये 4-5 मंगल जब पड़ते हैं ज्येष्ठ के, मैं भी जहाँ कहीं रहता हूँ लौटते समय या मैं परिवार के साथ जाता हूँ, मैं मेरे बच्चे जब छोटे थे तो बड़े दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ भंडारा का प्रसाद, वो भी बड़े मंगल का। और इस एक महीने में जो भी कभी कभी 4 मंगलवार पड़ते हैं, कभी कभी 5 पड़ते हैं, लखनऊ में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता, क्योंकि हर चौराहे, हर गली, हर मोड़, हर मोहल्ले लोग साल भर इसकी मानता मानते हैं कि सफला हो जाएगा तो मैं एक भंडारा करूंगा जेठ में मंगलवार के दिन। तो वो पूरा अपना सामान इकट्ठा करके और बनवाते हैं, लोग उसे खाते हैं। कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है, इंदिरा भवन, शक्ति भवन, जवाहर भवन, इनकम टैक्स ऑफिस, जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं, इनके कर्मचारी भी इस ज्येष्ठ के किसी न किसी मंगलवार को अपना पंडाल लगाते हैं और वहाँ पर मुफ्त प्रसाद तो मुफ्त होता ही है, प्रसाद वहाँ पर बनवाते हैं और बांटते हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इन 4 मंगलवार में या इन ज्येष्ठ में लखनऊ के आसपास के सभी जनपदों जिनका नाम मैंने अभी लिया, उसमें मजदूर वर्ग के लोग, भिखारी लोग, अत्यंत गरीबों में गरीब लोग अपने पूरे परिवार के साथ मंगलवार के एक दिन पहले ही आकर डट जाते हैं। 12 बजे के बाद अलीगंज में मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद उन्हें जहाँ जहाँ भंडारा दिखाई देता है वहाँ जाते हैं और प्रसाद लेते हैं। प्रसाद में जहाँ जहाँ पूड़ी और सब्जी मिलती है ये वहाँ जाते हैं। जब 1-2 दिन के खाने का इनके पास पर्याप्त पूड़ी सब्जी हो जाती है तो ये सिर्फ पूड़ी लेते हैं, सब्जी के लिए मना कर देते हैं। पूरा परिवार, जैसे 6 लोगों का परिवार है, 7 लोगों का परिवार है, अलग अलग पंडालों में जाके दिन भर सिर्फ पूड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। मुझे इसकी पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं शुरू में लखनऊ आया, सीओ महानगर मेरी पोस्टिंग हुई, तो बड़े मंगल पे मैंने देखा कि इस तरह से लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग, जो अमीर से अमीर हैं, जो गरीब से गरीब हैं, सब लाइन में लग के लेते हैं। और ये भी देखा कि वही झुंड गरीब लोगों का, भिखारियों का, लेबर क्लास के लोगों का, परिवार सहित सारे बच्चे और घर वाले सब एक साथ लग के लेते हैं और कहीं कहीं तो ये दोबारा तिबारा भी लेते हैं। लेकिन कभी कोई इनको मना नहीं करता। वो जानते हैं कि हाँ ये दोबारा लेने आया है, तिबारा लेने आया है, लेकिन कभी भी कोई इनको मना नहीं करता कि तुम दोबारा आए हो, चले जाओ। अगर मान लिया किसी ने कहीं मना भी किया हो, मेरे संज्ञान में नहीं है, तो वो किसी दूसरे पंडाल में चले जाते हैं और वहाँ से वो ले आते हैं। 96 में बात जुलाई या जून की होगी, जब बरसात शुरू हो जाती है। जुलाई के बाद ही बरसात शुरू हो जाती है। मैं निशातगंज में अपने ऑफिस में, सीओ महानगर का ऑफिस आज भी वहीं है, ऑफिस में बैठा हुआ था। हल्ला हुआ कि जो उमराव सिनेमा हॉल है, उमराव सिनेमा हॉल निशातगंज में आज भी है, लेकिन अब वो मल्टीप्लेक्स टाइप का बन गया है। पहले वो पुराने ज़माने का, पुराने ढांचे का या पुराने पैटर्न का सिनेमा हॉल हुआ करता था। उसके ठीक पीछे एक स्लम था, झुग्गी झोपड़ियों की बहुत घनी सी आबादी थी। जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। मज़दूर, बहुत गरीब, कुछ भिखारी भी और कुछ थोड़े अच्छे भी, जो बुधवार के दिन निशातगंज में लगने वाली बुद्ध बाजार को में पार्टिसिपेट करते हैं, सामान वामान अपना लगाते हैं। तो वो बहुत बड़ी संख्या वहाँ रहती है। तभी एक सूचना आई वायरलेस पर कि साहब वहाँ पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। हुआ ये था कि वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से कहीं से आ रहा था और जैसे ही वो उमराव सिनेमा के सामने पहुंचा, उसके दुश्मनों ने, या जिससे उनकी दुश्मनी थी, उसको जैसे ही देखा, दुश्मनों ने खदेड़ा, ये मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के उसी मलिन बस्ती की तरफ, झुग्गी झोपड़ी की तरफ भाग गया। हमलावर भी उसके पीछे पीछे भागे और उसे कहीं लोकेट कर लिया, गोली मार दी, उसकी मृत्यु हो गई।
तो ये मैसेज हुआ कि वहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। मेरे इंस्पेक्टर थे रमेश सिंह, इंस्पेक्टर महानगर। मैंने उनसे पूछा वायरलेस पे ही, वायरलेस का ही साधन था। उन्होंने कहा साहब हत्या हुई है, आप भी चाहें तो आ सकते हैं। मैं भी गया वहाँ पर। उस झुग्गी झोपड़ियों के बीच में गुजरते गुजरते वहाँ पर ये पूछने की कोशिश की जा रही थी, हम भी, हमारे इंस्पेक्टर भी और बाकी जो लोग हम लोगों के साथ चलते हैं, कितने लोग थे, कब मारा, क्या उनका पहनावा था, उम्र कितनी लग रही थी, बेसिक ये जानना चाहते थे। हालांकि तब तक उनके परिवार वाले भी आ गए थे और उन्होंने शंका व्यक्त की थी कि फला फला लोग होंगे। तो हम लोग उसको टैली करने के लिए कि 40 की उम्र का कोई था, 30 की, ये पूछ रहे थे। तभी मेरी निगाह पॉलीथीन ढकी हुई एक झुग्गी झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें एक महिला ईंटों से बने हुए अपने चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में कुछ पका रही थी, लेकिन मसाले की महक आ रही थी। शाम का वक्त था, पानी निकल चुका था, लेकिन बरसात का सीजन था। बहुत काफ़ी वहाँ पर पानी बस्ती में भरा हुआ था और हम लोग बच बच के चल रहे थे। उसमें थोड़ी सी और खुशबू आ रही थी। मैं 1 मिनट के लिए ठिठका और मैंने पूछा, माता जी क्या बना रही हैं? वो कुछ नहीं बोली। ये भी देखा मैंने कि उसके 3 बच्चे वहीं सामने ही, झुग्गी के नीचे ही, उस चूल्हे के सामने ही बैठे हुए थे और उनके पास, उनके सामने टूटी फूटी उनकी एल्युमिनियम की प्लेट या थाली जैसी पड़ी हुई थी। लग रहा था कि वो खाना बना रही है और बच्चे सब खाने के इंतज़ार में हैं। मेरे 2 बार पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बोली। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, क्या बात है, आप क्यों नहीं बता रही हैं? मुझे लगा कि शायद ये कोई नॉनवेज बना रही है, इसलिए बताने में हिचक रही है। लेकिन तब तक उसने जल्दी जल्दी बना हुआ खाना अपने तीनों बच्चों की थाली में परोसा और परोस के एक बड़ी पॉलीथीन के पैकेट में कुछ सूखी और टूटी हुई पूड़ियाँ लेकर वो आई। उसने कहा, साहब ये उबाल रहे थे, हम पूड़ी उबाल रहे थे। मैंने कहा, पूड़ी उबाल रही थी? बोले, हाँ साहब, पूड़ी उबाल रहे थे और इसको उबाल लेते हैं पानी में, और इसमें जो रॉ नमक होता है, ढोके वाला जो कंकड़ जैसा होता है, वो नमक हिसाब से डाल देते हैं और 5 रुपए का पैकेट मसाले का आता है, गरम मसाले का, वो पहले से लेकर रखे रहते हैं, थोड़ा सा मसाला मिला देते हैं, स्वादिष्ट हो जाता है और इसी को हम लोग बच्चों को और हम और हमारे पति सब लोग मिल के खाते हैं। तो मैंने कहा, ये सूखी पूड़ी क्यों है? तब उसने बताया कि साहब जब मंगल, जेठ का मंगल आता है, बड़ा मंगल जब आता है, तो चारों मंगल में हम लोग पूरा परिवार मिलके पूड़ी को इकट्ठा करते हैं। फिर मई जून का महीना होता है, तेज धूप होती है, 8-10 दिन इसको खुले में धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं ताकि उसमें जरा सा भी नमी न रह जाए और ख़राब ना हो। सूखने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में अच्छे से लपेट के रख लेते हैं। जब बरसात का सीज़न शुरू होता है तो लेबर का काम एकदम बंद हो जाता है, मकानों का कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, सड़क दुकानों का कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है। हम लोगों को पेट पालने के लिए कहीं कोई रोजी रोजगार नहीं होता। ऐसे में हम लोगों के पास ये खाना रहता है और जब तक बरसात रहेगी, चाहे 1 महीने रहे, चाहे 1.5 महीने रहे या 2 महीने रहे, हम लोग इसी को सादे पानी में उबाल कर, नमक डालकर, थोड़ा मसाला डालकर दोनों टाइम भरपेट भोजन कर लेते हैं। मैं ये सुनकर, मैंने देखा भी वो, और उसने बताया कि इस तरह के जो पॉलीथीन के पैकेट हैं वो कई उन्होंने भर के रखे हुए हैं और अगले, जब तक उन्हें काम कोई नहीं मिलता तब तक वो यही भोजन करेंगे। उस दिन मेरी समझ में आया कि ये गरीब लोग, गरीबों में गरीब लोग, मंगल के उस मेले में, बड़े मंगल के उस मेले में क्यों घूम घूम के हर पंडाल से पूड़ी इकट्ठा करते हैं और क्यों इन 4-5 मंगल के दिन आसपास की इतनी भीड़ शहर में जमा होती है, क्यों सब पूरे परिवार के साथ आते हैं। छोटा सा बच्चा भी अगर 5 साल का है तो वो भी लाइन में लग के वो प्रसाद लेता है। वो दिन और आज का दिन मेरी इन गरीबों में गरीब लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा हुई और उससे भी ज़्यादा श्रद्धा हुई उन लोगों के प्रति जो इन मंगल में भंडारे के लिए पंडाल लगाते हैं और सबको बिना हिचक खाना खिलाते हैं। जो भी उनके यहाँ लाइन में आएगा
वो कभी नहीं पूछते कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। वो सबको प्रसाद देते हैं और कितनी बार वो ले गया है ये भी कभी नहीं टोकते कि तुम चौथी बार आए हो, पाँचवीं बार आए हो। जितनी बार आएगा वो पैकेट बनाए रहते हैं, कहीं-कहीं दोने में देते हैं, कहीं-कहीं प्लास्टिक के पैकेट में देते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था हो गई उसमें ये देते हैं। तब से ये दोनों ही मेरे लिए श्रद्धा का विषय बने रहे। मैंने इतना सब इसलिए बताया क्योंकि वाकये वाले दिन यानी 24 मई 1999 को दिन था सोमवार और 12 बजे के बाद मंगल लग गया था। इसी तरह का एक परिवार थाना गुड़म्मा जो हनुमान मंदिर से काफ़ी दूर है, वहाँ के गांव पलका से जो परिवार के मालिक थे रंजीत महावत, वो गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। अपने पूरे परिवार के साथ कपूरथला चौराहे के पास एक किसी बड़े मकान का निर्माण हो रहा था, मकान या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। उसमें उनका भाई रहता था। उसके पास लाके शाम को ही सब लोग इकट्ठा हो गए। भाई ने अपना जो कुछ भी उनका आवाभगत कर सकती थी किया और फिर सभी जाके वहाँ मंदिर में लाइन में लग गए। 12 बजे जैसे ही मंदिर खुला, इन लोगों ने दर्शन किया और सब भाग के, क्योंकि एक पंडाल तो प्रसाद का परमानेंट लगता है मंगलवार को, सहारा वाले लगाते हैं कपूरथला चौराहे के कॉर्नर पर। उसके बाद जब आप वहाँ से निराला नगर की तरफ चलेंगे फ्लाईओवर क्रॉस करके, विवेकानंद हॉस्पिटल क्रॉस करके, तो फ्लाईओवर से पहले ही बाएं दाएं दोनों तरफ कई मंदिर हैं, वहाँ भी 3-4 पंडाल लगते हैं। इसके अलावा अलीगंज मंदिर से कपूरथला आते समय भी दोनों तरफ 3-3, 4-4 प्रसाद के पंडाल लगाते हैं लोग। बड़े व्यवसायी लोग, बड़े कारोबारी लोग जिन्होंने मान रखा है अपना कुछ न कुछ, किसी की तबीयत खराब होने पे या व्यवसाय के संबंध में कुछ मान रखा है, वो पूरा हो गया है, तो वो कहते हैं कि वो अपना पंडाल लगाते हैं और अपना जो भी आता है उस दिन उसको वो खाना देते हैं। तो ये पूरा परिवार इनका रंजीत महावत का, वो दर्शन करने के बाद सब पूरा परिवार अलग अलग पंडालों पे प्रसाद लेने के लिए चला गया। रंजीत महावत के परिवार में उनका भाई, भाई की पत्नी, उनके बच्चे, रंजीत महावत की पत्नी और उनके 4-5 बच्चे, ये सभी इन्होंने अपना शुरू कर दिया। जो जो पंडाल प्रसाद देना शुरू कर रहे थे वहाँ वहाँ जाके इकट्ठा कर रहे थे। रात के करीब 2 बज गए। तभी रंजीत महावत की छोटी बेटी कुमारी रेशमी, जिसकी उम्र करीबन 9 साल थी, उसकी वो सहारा वाले पंडाल से वही पूड़ी सब्जी का प्रसाद लेकर निकली और थोड़ी देर बाद किसी बच्ची की बहुत तेज चीख, वहाँ आवाज़, उसकी चीख सुनाई पड़ी। हालांकि भीड़ बहुत थी, मेला एकदम शबाब पर था, बड़े बड़े लाउड स्पीकर में तमाम धार्मिक गाने बज रहे थे, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने चीख को साफ साफ सुना। उसी पंडाल के पीछे की एक चाय की दुकान, जो वहाँ की परमानेंट चाय की दुकान है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और अलीगंज के सेक्टर ए में रहने वाले 4 लड़के, अधेंदु शेखर, गौरव, करण और रजत, रात में अपना मेला देखने का उद्देश्य भी रहा होगा और चाय पीने के लिए अपने घरों से आए थे। दोनों 2 स्कूटर पे थे, लेकिन भीड़ की वजह से वो स्कूटर कपूरथला मार्केट के थोड़ा पहले खड़ी करके पैदल ये लोग उस चाय की दुकान पर गए थे। जब चीख सुनाई पड़ी तो ये चारों खड़े हुए। चारों ने एक दूसरे से पूछा, किसी बच्ची की चीख है? बोले हाँ है। तो ये, तो वो लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीख आई कहाँ से। इसी बीच इन चारों में से रजत ने देखा कि एक टाटा सुमो तेजी से, शायद वहां पहले से खड़ी रही होगी, वो अलीगंज की तरफ जा रही है और उसमें किसी बच्ची का हाथ शीशे पर बार बार पड़ रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए बहुत तेजी से वो टाटा सुमो नहीं जा पा रही थी। ये चारों बच्चे भागे अपने स्कूटर की तरफ।
इन्होंने कहा, हो न हो ये चीख जो सुनाई पड़ रही है, बीच में हाथ बार बार लग रहा है, इसका मतलब ये किसी परेशानी में है। ये चारों भागे। इन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया और उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ की वजह से ये भी पूरी रफ्तार से नहीं चल पा रहे थे। जब तक ये अलीगंज थाने के जाने वाली मोड़ तक पहुंचते, सामने से वो गाड़ी गायब हो गई। वो टाटा सुमो किस गली में मुड़ गई, इनकी आंख से ओझल हो गई। पर इन चारों बच्चों ने उस टाटा सुमो का नंबर नोट कर लिया। उस टाटा सुमो का नंबर था यूपी 32S4090। स्कूटर लेके वो आसपास बहुत घूमे, वहां से राम राम बैंक चौराहे तक भी गए, अलीगंज के तमाम सेक्टर में घूमे, लेकिन वो टाटा सुमो उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। मायूस होकर ये चारों लड़के दोनों मोटरसाइकिल पर वापस लौट के कपूरथला चौराहे पर आए और जहां उनका अंदाजा था कि जहां से गाड़ी चली होगी, वहां आसपास पूछने की कोशिश की कि जिसकी बच्ची होगी, हो सकता है वो वहां पर आकर उसने पूछा हो। जब कुछ नहीं पता लगा तो वहां मेले के प्रबंधन के सिलसिले में जो बंदोबस्त होता है, उस सिलसिले में खड़ी बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले थे, उनको बात बताई कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, ये गाड़ी नंबर है, ये इधर गई है। पुलिस वाले उनको लेकर सीधे मेला के कंट्रोल रूम गए, जो पीछे की तरफ मंदिर के प्रांगण में बना रहता है। कंट्रोल रूम में जाके इन चारों लड़कों ने पूरी बात बताई। कंट्रोल रूम में जो भी प्रभारी थे, उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने फौरन वायरलेस पर यह संदेश भेजा कि टाटा सुमो नंबर यूपी 32S4090 अगर किसी को कहीं मिलती है तो इसको फौरन रोक के और मेला कंट्रोल को अवगत कराया जाए। मेले में ही वहीं आसपास कहीं उस समय जो एसपी महानगर, एसपी ट्रांसगोमती के कार्य क्षेत्र में रहता है, तो एसपी ट्रांसगोमती उस समय थे श्री J.K. शाही, बहुत नामचीन अधिकारी, लखनऊ पुलिस में बहुत दिनों तक रहे, काफ़ी उनका नाम था, मुझसे सीनियर थे और अब वो भी कोई 2-3 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे। जब उन्होंने ये मैसेज अपने वायरलेस सेट पे सुना गाड़ी के, तो उन्होंने कंट्रोल से पूछा कि क्या बात है, क्यों इस गाड़ी की तलाश हो रही है। कंट्रोल रूम वाले ने कहा कि सर, आप अगर किसी टेलीफोन पॉइंट पर हों तो मैं टेलीफोन से बताऊंगा। एसपी ट्रांसगोमती साहब तुरंत समझ गए कि बात कोई सीरियस है, जो टेलीफोन पर नहीं बताई जा सकती, जिसके बताने से पैनिक हो जाएगा, शायद इसलिए ये बता नहीं रहा है। इसलिए वो सीधे कंट्रोल रूम पहुंच गए। वहां जब उन्होंने पूरी बात सुनी तो उनकी समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो खुद सेट पर आ गए और वहाँ जिन जिन थानाध्यक्षों की ड्यूटी लगी हुई थी, उनको अलग अलग क्षेत्र बताया। किसी को कहा कि आप राम राम बैंक चौराहे तक जाइए, किसी को कहा कि आप वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक जाइए, किसी को कहा कि आप वहाँ से रैदास मंदिर क्रॉसिंग तक जाइए थाने के सामने से। सबको बताया है, लेकिन ये गाड़ी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस गाड़ी को ढूंढिए, मैं सेट पर हूँ, जिसको भी ये गाड़ी मिल जाती है फौरन मुझे बताए। तो लोगों की भी समझ में आ गया कि एसपी साहब जब खुद वायरलेस पे कह रहे हैं तो कुछ बात सीरियस जरूर होगी। सारे थानाध्यक्ष जो जो वहाँ आउटर पेरीफेरी में थे, जिनके पास गाड़ियाँ थीं, वो गाड़ी लेकर जो एसपी ट्रांसगोमती ने बताया था उस दिशा में अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। 2 बजे की इस घटना में धीरे धीरे 4 बज गए। तभी अचानक किसी थानाध्यक्ष की मोबाइल से ये सूचना आई कि सर आ जाइए, गाड़ी यहीं खड़ी है। एसपी ट्रांसगोमती भी भागे, बाकी सब लोग भागे तो अलीगंज के सेक्टर बी में मकान नंबर C69 यानी C69 के पास 2 मकानों के बीच जो जगह होती है, वहां अंधेरे में ये गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वालों ने घेरा, ऐसा न हो कि हम कच्चा हाथ रखें, जो कोई हो इसमें से निकल कर भाग जाए। एसपी ट्रांसगोमती साहब के भी आने का इंतजार किया गया। पास में ही थे, 10 मिनट में वो भी आ गए। पीछे दरवाजे को खोला गया।
उसमें एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत और अर्धनग्न, और एक बच्ची उम्र लगभग 9 साल, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, लगभग बेहोश हो चुकी थी। महिला कांस्टेबल्स को बुलाया गया कि इसको जल्दी से मेडिकल एड पहुंचाना आवश्यक है। महिला कांस्टेबल्स ने उसके चेहरे पे थोड़ा पानी फेंक के उसे होश में लाने की कोशिश की। वो होश में आ गई। उसके कपड़े उसे टाटा सूमो में थे। सारे कपड़े पहना के फौरन उसको महानगर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, CHC है, वहां उसे ले जाया गया। गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम गिरेंद्र नारायण बताया। मेरा नाम गिरेंद्र नारायण है। पुलिस ने सड़क पर ही उसे श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। वैसे शराब के नशे में रहने वाले व्यक्ति की 99% श्रेणीबद्ध पूछताछ नहीं की जाती, इसलिए कि उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। नशे में है, कहीं इधर उधर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन उसके कृत्य को अपनी आंखों के सामने देखकर पुलिस वाले भी अपने को नहीं रोक पाए, और जैसे ही शुरुआत हुई श्रेणीबद्ध की, वैसे ही उस व्यक्ति का नशा काफूर हो गया। ज्यादा शराब के नशे में था। जब नशा उतर गया श्रेणीबद्ध के बाद, तो उसने अपना नाम वही बताया, गिरेंद्र नारायण, और उसने बताया कि उड़ीसा प्रांत के कनकापुर स्टेट के राजा ज्योतिन्द्र नारायण मेरे पिता का नाम है और मैं उनका लड़का हूं। ये सुनते ही लोगों की समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसा आदमी है। बहरहाल उससे पूछा गया, यहां तुम कैसे आए? उड़ीसा से। उसने कहा, साहब एक और दूसरे राजा हैं जिनकी कोठी है, उनके यहाँ मेरी बहन की शादी हुई है, एक और रिश्तेदार की शादी यहाँ हुई है, तो लिहाजा बार बार आने जाने के लिए हमारे पिताजी ने अलीगंज में एक मकान खरीद लिया है, और पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरे पिताजी उसी मकान में रह रहे हैं। गिरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। बच्ची के पिता, उन्होंने FIR लिखाई, बलात्कार की FIR लिखी गई 376 IPC की, और गिरेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक घटना के बारे में बताया था, जिसमें नामजद आरोपी या जो अभियुक्त थे वो सभी नवाब थे, और मैंने ये लिखा था कि नवाबों का कहर। उस दिन की टिप्पणियों में आप देखिएगा, किसी ने लिखा था कि साहब आप सभी नवाबों को ऐसा नहीं कह सकते। नाम भी लिखा कि फला फला नवाब, आज भी उनके कितना नाम है उनका। आज का भी किस्सा वैसे ही है। मैं सभी राजाओं के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो राजकुमार ने आज ये घिनौनी हरकत की है, घिनौना कुकृत्य किया है, एक बच्ची के साथ घिनौना अपराध किया है, गंदी और ओछी हरकत की है, तो ये तो कहा ही जाएगा कि एक राजकुमार ने, जिनके पिता एक स्टेट के राजा हैं, उसने ऐसा एक छोटी बच्ची के साथ किया, ऐसा घिनौना काम किया। पता नहीं ये स्टेट कनकापुर उड़ीसा का छोटा स्टेट है कि बड़ा स्टेट है, क्या रहा होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद, प्रिवी पर्स खत्म होने के बाद, राजाओं की, जमींदारों की जो दशा हुई है, राजा कनकापुर यानी आज के गिरफ्तार अभियुक्त के पिता उसका नमूना है, उसका उदाहरण है। यह सही है कि सारे राजा आज भी ऐसे नहीं होंगे जैसा कृत्य इस राजकुमार ने किया है, लेकिन इसने राजे रजवाड़ों को कलंकित जरूर किया है।
आज की घटना में जो जेठ के मंगल के दिन हुई, ये कितना पवित्र दिन था। मैंने ये बताया कि कैसे प्रसाद के भंडारे की पूड़ियाँ गरीबों का पेट कई-कई महीने तक भरती हैं। अगर किसी को गरीबी, लाचारी और श्रद्धा एक साथ देखनी हो, श्रद्धा उनकी जो खिलाते हैं, जो प्रसाद बाँटते हैं, गरीबी उनकी जो दूर-दूर से आके कई महीनों के खानों का इंतज़ाम करते हैं। तो कभी मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि पूड़ी ऐसी वस्तु है जिसका सुखा के अगर प्रयोग किया जाए, तो कई-कई महीने तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी गाड़ी में बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी गाड़ियों वाले भी उसी पंक्ति में, उसी कतार में, वो भी प्रसाद लेते हैं और ये जो भूख से बिलबिला रहे हैं, गरीब हैं, ये भी प्रसाद लेते हैं। अगर ये एक साथ देखना हो, तो अगला जेठ का जो मंगल है या अगला जेठ का महीना जो है, वो 17 मई 2022 से 14 जून 2022 तक होगा। इस बीच में पड़ने वाले जितने मंगल हैं, आप किसी मंगल पर आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ वैसे भी घूमने, इमामबाड़ा घूमने आए, तो एक बार घूम के इसे देख ज़रूर लें। इस गरीबी को भी देखें और इस श्रद्धा को भी देखें। गरीब की गरीबी, गरीबी ही उसका धर्म है, उसका न कोई अलग उसकी जाति होती है, न धर्म होती है। लखनऊ का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान है, अगर वो गरीब है, तो उसी लाइन में लगता है और मजाल है कि कोई भंडारे वाला किसी को मना कर दे कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे। जो भी लाइन में आएगा प्रसाद उसको दिया जाएगा। न उससे उसके धर्म के बारे में पूछा जाता है, न जाति के बारे में पूछा जाता है। बड़ा और छोटा तो देखने में ही पता लग जाएगा, सब एक लाइन में लग के प्रसाद लेते हैं। पर इस भीड़ में, इस तरह के मेलों में अपने बच्चे बच्चियों का पूरा ध्यान रखें। आज अगर उस बच्ची के साथ उसके घर का कोई भी मौजूद होता, तो ये घटना शायद न होती। इसीलिए भीड़ भाड़ में और बच्चे और बच्चियों का खासकर बहुत ध्यान रखें। ये मत सोचें कि छोटी है, क्योंकि राजकुमार गिरेंद्र जैसे भेड़िए ऐसी भीड़ में जाने कितने होंगे। इसलिए भीड़ भाड़ वाले स्थान, मेले, नुमाइश, बाजार, इन सब में अपनी बच्चियों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने साथ रखें और उनका ख्याल रखें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अपने किस्सा गोई परिवार के तमाम लोग उड़ीसा से हैं, तो ये कनकापुर कहाँ है, उसके राजा अब क्या कर रहे हैं और ये राजकुमार, इनका क्या हुआ, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।